बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज डाइटरी रेफरेंस इनटेक्स। ये टॉपिक बहुत इजी, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। सो व्हाट इज डाइटरी रेफरेंस इनटेक्स? लास्ट टाइम हमने न्यूट्रिएंट्स की बात की थी कि न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी, बट हमने ये बात नहीं की थी कि किसी भी न्यूट्रिएंट को कितनी अमाउंट में लेना चाहिए। ठीक है, सो वो चीज़ जो है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि डाइटरी रेफरेंस इंटेक्स क्या है। यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में कुछ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने साइंटिफिक एविडेंस की बेस पे एक स्टैंडर्ड सेट किया। स्टैंडर्ड क्या सेट किया, किस चीज़ का सेट किया कि किसी भी इंडिविजुअल की बेस्ट हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की कितनी अमाउंट लेनी चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से पढ़े थे? कार्ब्स पढ़े थे, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। ठीक है, अब एस्टेब्लिशिंग न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन के रिकमेंडेशंस को किस तरह एस्टेब्लिश किया गया? जो डाइटरी रेफरेंस इंटेक्स की जो कमेटी है ना, जिसने ऐसी कमेटी जिसने ये डाइटरी रेफरेंस इंटेक्स बनाए हैं, उसमें हाईली क्वालिफाइड साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो साइंटिफिक एविडेंस है उसको केयरफुली एग्जामिन किया, इंटरप्रेट किया और फिर हम लोग को बताया कि किसी भी न्यूट्रिएंट की कितनी वैल्यू हम लोगों को कंज्यूम करनी चाहिए। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो सारी वैल्यूज हम लोग पढ़ेंगे ना, ये हेल्दी पीपल के लिए। अगर कोई बीमार है, जैसे किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज है, तो उसके लिए जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट हो जाती है। हर न्यूट्रिएंट की अमाउंट जो है वो उसके लिए वेरी करती है। जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज में हम उसको लो पोटेशियम डाइट देते हैं, लो सोडियम डाइट देते हैं, लो फॉस्फोरस देते हैं। ठीक है, अगर अभी हम डिजीज पर्सन की बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग हेल्दी पीपल की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सारी आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो सारी टर्म्स हैं, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, एडिक्वेट इंटेक्स, टॉलरेबल अपर इंटेक लेवल, ये सारी जो है ना, ये इसकी कैटेगरीज हैं डाइटरी रेफरेंस इंटेक्स की। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और इसका फिर देखते हैं कि ये इसकी कैटेगरीज बनाने का क्या पर्पस था। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। The committee reviews hundreds of research studies to determine the requirement of a nutrient, how much is needed in the diet. अच्छा, जो estimated average requirement है ना, ये क्या डिटरमिन करती है कि किसी भी न्यूट्रिएंट की क्या रिक्वायरमेंट है। अब आपने रिक्वायरमेंट को जो है ना, ये आपने अंडरस्टैंड करने के रिक्वायरमेंट के वर्ड से यहाँ पे क्या मतलब है, ये आप ये डेफिनेशन पढ़ें। The lowest continuing intake of a nutrient that will maintain a specific criteria of adequacy. ठीक है, ये राइट साइड पे ये डेफिनेशन है रिक्वायरमेंट की। इट मींस कि ये लोएस्ट अमाउंट है न्यूट्रिएंट की। ठीक है, जो एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट है वो लोएस्ट है। अगर हम इससे पीछे जाते हैं, अगर कोई पर्सन इतनी अमाउंट ना ले सक रहा हो, तो इट मींस कि वो डेफिशिएंसी की तरफ जाएगा। बट अगर वो इससे ज़्यादा एक्सीड करता है तो वो उसके लिए बेनिफिशियल है, उसके लिए टॉक्सिसिटी नहीं होगी, कोई हार्मफुल चीज़ नहीं होगी। ठीक है, सो एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट क्या है कि न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट बताता है। ठीक है, ये जो कैटेगरी है ये डाइटरी रेफरेंस इंटेक्स की। इसके अलावा किसी भी न्यूट्रिएंट की अमाउंट को किस बेसिस पे सेट किया गया कि जैसे आप ले लें कार्ब्स है। ठीक है, कार्ब्स की बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत वो बॉडी को सपोर्ट करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसी तरह प्रोटीन का बहुत फंक्शन होता है, स्ट्रक्चरल मटेरियल प्रोवाइड करती है। सो जिस न्यूट्रिएंट के जितने ज़्यादा फंक्शंस होते हैं उसकी उतनी ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है। या इस तरह भी आप कह सकते हैं कि कौन सा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, कौन सा नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। जो न्यूट्रिएंट बॉडी खुद सिंथेसाइज कर रही होती है या बना रही होती है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी कम होती है। क्यों? क्योंकि वो खुद बना रही होती है। और ऐसा न्यूट्रिएंट जिसकी जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहा और वो बाहर से लेना ही लेना है और उसके फंक्शन भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है। अब जो एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट है ना, ये हमें पता है कि हर जो बॉडी है, हर पर्सन की बॉडी वो यूनिक है। ठीक है, उसकी पर्सन टू पर्सन हर चीज़, हर न्यूट्रिएंट वेरी करता है। अगर एक पर्सन की एनर्जी रिक्वायरमेंट दूसरी होती है, दूसरे पर्सन की और होती है।
इसी तरह न्यूट्रिएंट्स की भी जो वैल्यूज हैं वो सबके लिए डिफरेंट होती है, किसी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। सो ये जो एवरेज एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट है, ये मैं आपको सारी वैल्यूज ना एंड पे दिखाऊंगी। ये ग्रुप्स में बताया हुआ है कि एक छोटा बच्चा है उसकी ये रिक्वायरमेंट है, एडल्ट की ये रिक्वायरमेंट है, वुमेन की ये रिक्वायरमेंट है, मेन की ये रिक्वायरमेंट है, प्रेगनेंसी में ये है। हर कैटेगरी के लिए जो है ना वो बताया हुआ है कि एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट क्या होगी। बट स्टिल अगर कोई जैसे वुमेन है ना, वुमेन की एज भी सेम है और जेंडर भी सेम है, तो फिर भी 2% में वेरी करेगी अमाउंट, फिर भी स्टिल उसमें कोई ना कोई डिफरेंस होता है। तो एवरेज एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट ने क्या किया है, वो जैसे सारी पॉपुलेशन को देख के ऑलमोस्ट साइंटिफिक एविडेंस को देख के उन्होंने एक मेन वैल्यू जो है ना वो निकाली हुई है कि अगर इतनी जो वैल्यू है वो लोग लेंगे तो थोड़ा बहुत जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। अच्छा, ये बहुत ये इंटरेस्टिंग डायग्राम है, इसको आप देखें। एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट्स एंड रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। आप इसको ना एक एग्जांपल से पढ़ें, सुने कि मेरे पास अगर 10 पेशेंट्स हैं, ठीक है, 10 पेशेंट्स को मैं एक डाइट प्लान देती हूँ और डाइट प्लान में किस बेस पे बनाती हूँ, मैं बनाती हूँ एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट से, ठीक है, ये लोएस्ट वैल्यू थी। अब उसमें से जो 5 लोग हैं, जो 5 बंदे हैं, वो अगर डाइट फॉलो करते हैं तो क्या होगा कि उनकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। लेकिन 5 लोग इस तरह के होंगे, 5 पीपल इस तरह के होंगे कि जिनकी जो न्यूट्रिशनल नीड है वो ज़्यादा होगी। इट मीन्स कि जो एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट है वो भी उनके लिए इनफ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो न्यूट्रिशनल नीड है वो उनकी ज़्यादा है। सो एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट क्या करती है, ये जो हाफ पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, हाफ पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लोएस्ट अमाउंट होती है किसी भी न्यूट्रिएंट की। सो ये पढ़े, ये इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि ये पर्सन ए है, ये बी है, ये सी है। जो एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट है वो ए और बी की तो पूरी हो रही है, बट सी पर्सन की जो है वो पूरी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उसकी जो नीड है वो ज्यादा है। इस चीज को कवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आरडीए जो है उसको फॉलो करते हैं। आरडीए क्या होती है? आरडीए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग इस चीज को देखें कि कोई भी पर्सन जिसकी नीड एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट से पूरी नहीं हो रही, वो आरडीए से पूरी हो जाती है। ठीक है, इसको आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे आपका कोई टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट है और वो 15 मार्क्स का है, तो मैं आपसे कहती हूँ कि 25 मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स हैं। अगर 25 मार्क्स आप लोग कम लेते हैं तो मैं आपको फेल कर दूंगी, बट अगर आप 25 मार्क्स लेते हैं तो मैं आपको पास कर दूंगी। बट गोल ये है कि आप लोग 40 मार्क्स ले लो। ठीक है, सो 25 मार्क्स जो होंगे वो आप समझो कि वो एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट है, और 40 मार्क्स क्या होंगे? 40 मार्क्स का गोल होगा जो मैंने आपको दिया होगा। ठीक है, अब इसको आगे पढ़ते हैं, फिर आपको क्लियरली आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है? आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये डाइटरी अलाउंस जो है वो हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट को। ठीक है, एस्टिमेटेड तो हो गई कि इतनी आपकी नीड है, बट अगर आप इतनी लेंगे तो ये आपके लिए सफिशिएंट, ये आपके लिए जो वो है वो हेल्थ को सपोर्ट करेगी। ठीक है, once the nutrient requirement is established, the committee must decide what intake to recommend for everybody. अच्छा, ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये सारी पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन को कवर करती है। एस्टिमेटेड में हमने क्या बात की कि वो हाफ पॉपुलेशन को कवर करती है। जो आरडी है वो तकरीबन ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन को कवर करती है। ऊपर देखें, ये जो लाइन है ना, ये एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट की है, और ये देखें ये हाफ पॉपुलेशन को कवर कर रही है। ये जो कर्व है ना, ये इधर हाफ है, बाकी का जो हाफ है वो इस साइड पे। आरडीए का ये वाली लाइन है, और आरडीए को देखेंगे वो ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन को जो है वो कवर कर रही है। ठीक है, आरडीए हमेशा ज्यादा होता है किससे? एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट से। यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन को देखते हैं। एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट
the average daily amount of a nutrient that will maintain a specific biochemical or physiological function in half the healthy people of a given age and gender group means कि ऐसी वैल्यू न्यूट्रिएंट की जो कि जो हाफ हेल्दी पीपल में उनकी जो न्यूट्रिशन नीड्स है वो कवर करती है। न्यूट्रिशनल नीड क्यों होती है? वो जो बॉडी में बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहे हैं या फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको सपोर्ट कर सके। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या होता है? The average daily amount of a nutrient considered adequate to meet the non-nutrient need of practically all healthy people, a goal for dietary intake by the individual। कि ये average daily amount है, ये क्या करती है कि ये सारे जितने भी हेल्दी लोग हैं उनकी जो न्यूट्रिशनल नीड है उनको पूरा करती है। ये बेसिकली ये गोल होता है। आगे डेफिशिएंसी की भी हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ अ न्यूट्रिएंट बिलो विच ऑलमोस्ट ऑल हेल्दी पीपल कैन बी एक्सपेक्टेड ओवर टाइम टू एक्सपीरियंस डेफिशिएंसी सिम्टम्स। कि ऐसी अमाउंट न्यूट्रिएंट की कि जिसके अगर हम लोग बिलो जाते हैं तो जो पर्सन है उसको डेफिशिएंसी सिम्टम्स होने लगेंगे। अब एडिक्वेट इनटेक क्या है? एडिक्वेट इनटेक आप समझ लें कि ये आरडीए के आसपास होती है। ऐसी कोई भी न्यूट्रिएंट जिसका आरडीए एस्टेब्लिश नहीं है या हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस इतना नहीं था कि हम उसकी आरडीए को एस्टेब्लिश करते, ऐसे न्यूट्रिएंट्स के लिए साइंटिस्ट ने एडिक्वेट इनटेक को एस्टेब्लिश किया। फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम है, उसकी आरडीए नहीं है हमारे पास, उसकी हमारे पास एडिक्वेट इनटेक है। अब आप लोग ये कह सकते हैं कि आरडी और एडिक्वेट इनटेक जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि आरडीए जो है वो साइंटिफिक एविडेंस की बेस पे जो है वो बनाई गई, और जो एडिक्वेट इनटेक है उसके उसके लिए हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बस साइंटिफिक जजमेंट है कि अगर हम लोग इतनी दे रहे हैं तो उसको कोई डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही। मोस्टली हम लोग जो देखते हैं एवरेज लोगों को देखते हैं कि अगर डेफिशिएंसी नहीं हो रही और वो ठीक है तो हम लोग वो वैल्यू जो है वो साइंटिस्ट ने वो एस्टेब्लिश कर दी। बट अगर डेफिशिएंसी हो रही होती तो फिर जो वैल्यू है वो साइंटिस्ट जो है वो ज़्यादा उसकी ज़्यादा एस्टेब्लिश करते हैं। सो साइंटिफिक जजमेंट की बेस पे एडिक्वेट इनटेक को एस्टेब्लिश किया गया, और जो आरडी है वो हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस था उसकी बेस पे आरडी को एस्टेब्लिश किया गया। टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल क्या होता है? ये ऐसी अमाउंट होती है कि अगर हम इससे ऊपर जाते हैं तो फिर टॉक्सिसिटी हो जाती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप लोग इस तरह ले सकते हैं कि अगर फैट है, फैट की एक हम लोग को बता दी गई है कि इतना आरडीए है, और अगर आप इससे ऊपर जाते हैं, अच्छा अगर आरडीए से थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो इतना कोई मसला नहीं होता, बट टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल से ऊपर जाएं तो फिर टॉक्सिसिटी होती है और फिर हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं। जैसे फैट है, फैट बहुत ज़्यादा हम लोग लेते हैं। फैट की भी टाइप्स होती हैं, एक हेल्दी फैट होता है, एक बैड फैट होता है। बैड फैट सैचुरेटेड फैट जो ट्रांस फैट होता है, अगर उसकी जो आप लोग ज़्यादा लेते हो तो फिर हार्ट डिजीजेज होने लगती हैं। इसी तरह जैसे अगर सोडियम की अमाउंट ज़्यादा बॉडी में होती है, हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है, हाइपरक्लीमिया हो जाता है, वो तो और भी उसमें बॉडी में प्रोसेसेस चल रहे होते हैं ना। बट अगर किसी भी विटामिन मिनरल की एक्सेस होती है तो उसको कंट्रोल करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल जो है वो एस्टेब्लिश किया गया कि इससे ज़्यादा अमाउंट जो है वो नहीं लेनी। अगर इससे ज़्यादा अमाउंट हम लोगे तो वो टॉक्सिसिटी हो जाएगी बॉडी में। ये डायग्राम देखें, डायग्राम में अच्छा इनएक्यूरेट व्यू क्या है कि जो एक मिथ है कि अगर ये आरडीए एस्टेब्लिश की गई है, अगर आरडीए से कम आप जाएंगे तो आपके लिए डेंजरस है। ठीक है, और अगर आप उससे जितना भी ऊपर जाते जाएं वो सेफ्टी है। ये एक्यूरेट व्यू नहीं है। एक्यूरेट व्यू क्या है कि ये सबसे पहले आप देखें कि ये डेंजरस ऑफ डेफिशिएंसी है। ठीक है, और ये हमारे पास ये मार्जिन वाला जो हमने चीज पढ़ी थी ना कि लोएस्ट अमाउंट है, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट है, अगर आप इससे नीचे जाते हो तो ये डेंजर होगा। ठीक है, ये डेंजरस होगा, ये डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में। उसके बाद आती है आरडीए। एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट क्या कर रही थी कि ये हाफ पॉपुलेशन की नीड को पूरा कर रही थी। आरडीए क्या करती है? आरडीए ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन को जो है वो कवर करती है। आरडीए से ऊपर जाएंगे सेफ्टी है। ठीक है, आरडीए से नीचे जाएंगे
तो डेफिशिएंसी नहीं है। बट अगर एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट से नीचे जाएंगे तो डेफिशिएंसी है। ये एमसीक्यूज आते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज इस चीज में से बनते हैं, और कोई ना कोई क्वेश्चन जो है ना वो जरूर आया होता है, या आपसे वो आरडीए का पूछा होता है कि डेफिनेशन बता दें, या कोई ना कोई अमाउंट पूछी होती है, या टॉलरेबल अपर इनटेक का पूछा होता है। तो ये टॉपिक आपने इसको लाजमी पढ़ना है, बुक से रीड करना है आपने। फिर हमारे पास आती है टॉलरेबल अपर इनटेक। अगर आप इसे थोड़ा सा ऊपर जाते हो तो मार्जिन है, बट अगर आप ज्यादा ऊपर जाते हो तो बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाती है। अब बात करते हैं एस्टेब्लिशिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट के। एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी होती है वो भी ये आप लोग प्रैक्टिकल में करोगे, बट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। हमें जेंडर की ज़रूरत होती है, हाइट वेट की ज़रूरत होती है, इसके अलावा हमें एज की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो उससे हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। बट ये जो रिकमेंडेशंस हैं ये बता दी गई हैं कि अगर आप ये इस एज का बनता है, अगर वुमेन है उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट डिफरेंट बताई हुई है, मैन की डिफरेंट बताई हुई है, बट फिर भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हर इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट होता है। सो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं estimated energy requirement की। The average dietary energy intake that maintains energy balance and good health in a person of a given age, gender, weight, height and level of physical activity, ठीक है। अब acceptable macronutrient distribution range क्या है, इसकी definition पढ़ते हैं। Ranges of intakes for the energy nutrient that provide adequate energy and nutrients and reduce the risk of chronic diseases. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से थे? हमारे पास कार्बोहाइड्रेट था, फैट था और प्रोटीन थी, ठीक है। इसकी डिफरेंट परसेंटेजेस बताई गई हैं कि इतने परसेंट जो है डाइट से आपने कार्ब लेना है, इतना फैट लेना है, इतना प्रोटीन लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि आपको ये एडिक्वेट एनर्जी प्रोवाइड कर सके। ये हमने पढ़ा था ना कि ये जो कार्ब है, फैट है और प्रोटीन है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, बट वो दूसरे बॉडी में जो फंक्शंस हो रहे होते हैं वो उनको असिस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये क्यों हम लोग को लेना चाहिए? एक तो ये हमें एक तो एडिक्वेट एनर्जी प्रोवाइड कर सके, दूसरा जो क्रॉनिक डिजीजेस का रिस्क है उसको कम कर सके। सो 45 to 65% जो है वो हम लोग को कार्ब लेना चाहिए, 20 to 35% जो है वो फैट लेना चाहिए, और 10 to 35% जो है प्रोटीन लेना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको भी आपने देखना है। ओके अच्छा, न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशंस को देखते हुए हम लोग को ये तो पता चल गया है कि किसी भी न्यूट्रिएंट की ये रिकमेंडेशन है, ठीक है। ये भी मैं आपको टेबल दिखाती हूँ जिसमें सारी जो है वैल्यूज बताई गई है, बट इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कुछ कंट्रोवर्सीज हैं। वो कौन सी कंट्रोवर्सीज हैं? एक तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि इतनी एनर्जी की जरूरत होती है, ये इतने न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, वो हेल्दी पीपल के लिए है। अगर कोई भी बंदा मैल नरिश्ड है, या कोई भी ऐसा बंदा जिसको कोई क्रोनिक डिजीज है, उसके लिए जो न्यूट्रिएंट की अमाउंट है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये था। आगे क्या है? recommendations are not minimum requirement, nor they are necessarily optimum intakes for all individual। अच्छा, जो ये जो recommendations है ना तो ये minimum requirement है, ना ये इस तरह की है कि हर बंदे को जो है ना वो लेनी ही, मतलब कि हर बंदे की जो नीड है वो पूरी करेगी। ये बीच की कोई स्टेज है, ठीक है। आगे recommendations can target only most of the people and cannot account for individual variation in nutrient need। कह रहे हैं कि ज्यादातर ऑप्टिमम ये जो इनटेक है, ऑप्टिमल इनटेक है किसी भी न्यूट्रिएंट की, ये ज्यादातर लोगों की जो रिकमेंडेशंस है, ये जो ज्यादातर लोगों की जो नीड है उसको तो पूरा कर देगी, बट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो वेरिएशन आ रही होती है उसको वो कंट्रोल नहीं करती, ठीक है। Given the recent explosion of knowledge about genetics, the day may be fast approaching when the nutrition scientists will be able to determine an individual optimal
न्यूट्रिएंट नीड कि अभी जैसे बहुत सारे साइंस में जो है वो एडवांसमेंट हो रही है, जेनेटिक्स में जो नॉलेज है वो उसकी बड़ी एडवांसमेंट हो रही है, तो मे भी कोई इस तरह की अप्रोच आ जाए कि हम एक इंडिविजुअल की हर चीज़ को इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकें। वैसे तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी भी कैलकुलेट करते हैं, प्रोटीन भी करते हैं, फैट भी करते हैं, वाटर भी करते हैं, बट वाइटामिन और मिनरल्स की जो कैलकुलेशन है ना वो नहीं हो सकती इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सो उसके लिए हम लोग आरडी को ही फॉलो करते हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है? अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है कि जो भी न्यूट्रिएंट गोल्स है ना वो किससे पूरे करने चाहिए? फूड से पूरे करने चाहिए। अगर आप फूड से पूरे करोगे ना तो कभी भी आपको टॉक्सिसिटी नहीं होगी। टॉक्सिसिटी कब होगी? जब आप लोग वाइटामिन और मिनरल्स जो है वो एक्सेसिवली लेंगे तो उससे टॉक्सिसिटी होगी। फूड से कभी भी टॉक्सिसिटी नहीं होती। फोर्थ पॉइंट क्या है? अच्छा, रिकमेंडेशन अप्लाई टू एवरेज डेली इनटेक्स। अच्छा, इसमें ना ये कहा गया है कि जब भी कोई डेफिशिएंसी होती है ना, न्यूट्रिएंट टू न्यूट्रिएंट वेरी करता है। कुछ न्यूट्रिएंट की अगर डेफिशिएंसी होगी तो डेज में ही पता चल जाता है कि ये जो है ना न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो रही है। कुछ न्यूट्रिएंट इस तरह के होते हैं कि वो सालों साल जो है वो पता नहीं चलता कि इसकी जो है वो डेफिशिएंसी हो रही है, बट कुछ मंथ्स के बाद, ईयर्स के बाद उसके सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे अगर थायमिन या विटामिन सी की बात करें, अगर उसमें जो डेफिशिएंसी हो रही है तो वो रैपिडली वो सिम्टम्स जो है वो डेवलप होंगे, ठीक है, विद इन डेज और वीक्स। बट जैसे विटामिन ए है या विटामिन B12 है, उसकी डेफिशिएंसी जल्दी अपीयर नहीं होती, वो काफी मंथ्स लग जाते हैं या ईयर लग जाते हैं। अब जितने भी हम लोगों ने कैटेगरीज पढ़ी उनका यूनिक पर्पस है। एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट किसके लिए यूज होती है? ये जब भी हम लोग न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स एवेलुएट कर रहे होते हैं, जैसे स्कूल चिल्ड्रन के लिए या मिलिट्री पर्सोनल के लिए, उसके लिए यूज होता है एवरेज एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। और आरडीए कैन बी यूज टू सेट गोल्स फॉर इंडिविजुअल। कि आरडीए किस लिए यूज होता है? सो जो इंडिविजुअल का जो गोल है उसको सेट किया जा सके। टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल किस लिए होता है? सो लोगों को ये रिमाइंडर दिया जा सके कि अगर इससे ज्यादा आप लोग लेंगे तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है। और ये बताया गया कि फूड से कभी भी जो है वो टॉक्सिसिटी नहीं होती। ज्यादातर प्रॉब्लम तब आती है जब सप्लीमेंट्स जो है वो रेगुलर यूज में होते हैं। सो ये आज का लेक्चर था। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको फूड लेबल्स करवाऊंगी, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।